स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड जियांगशी को देखते हैं। उसकी फ्रेंड उसे कॉल करके बताती है कि तेरा फियांसे किसी और लड़के के साथ होटल रूम में है। क्या तुम सच में उसके लिए वर्जिन रहना चाहती हो? अपने फियांसे की अफेयर वाली फोटो देख जियांगशी कहती है ऑफ कोर्स नॉट, मैं भी अपनी पसंद का ढूंढूंगी। देन बार में बैठे बैठे उसकी नजर एक लड़के पे पड़ती है जिसके हाथ में बीड्स की माला थी। जैसे उठ के चलने लगा था उसका रास्ता घेर लेती है। मेरे साथ डेट पे चलोगे? और ये कोई और नहीं, हमारा मेल लीड मिस्टर चेन है। वो कुछ नहीं बोलता। वो जाने लगी थी तो वो उसका हाथ पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है और उसकी मुंडी ऊपर कर कहता है बाद में पछताना मत। जियांगशी भी इशारों से हाँ कह देती है। फिर क्या, वो उसे किस करने लग जाता है और वो दोनों इतनी बुरी तरह से किस करने पे लगे हुए थे कि सीधा किसिंग करते करते होटल रूम में पहुंच जाते हैं। मिस्टर चैन उसके हाथ ऊपर करके स्कार्फ से उसके हाथ बांध देता है और उसे घुमा के टच करने लगा था। वो थोड़ा डर रही थी तो कहता है तुम्हारा फर्स्ट टाइम है क्या तुम सच में अपना फर्स्ट टाइम मुझे देना चाहती हो? जियांगशी कहती है मैंने स्टार्ट करने की हिम्मत की है तो खत्म भी तो करना होगा। मिस्टर चैन कहता है फिर तो तुम गई काम से, और उसे बेड पे पटक के उसे किस करने लगा था। और देन वो अपनी शर्ट निकाल देता है और उसे किस करने लगता है। तो जियांगशी भी इस रोमांटिक मोमेंट को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही थी और वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में जियांगशी एकदम से उठ जाती है तो पूछता है क्या हुआ, इतनी जल्दी उठ गई? कहीं तुम्हारा बॉयफ्रेंड वेट तो नहीं कर रहा? जियांगशी कहती बॉयफ्रेंड नहीं फियांसे, और जाने लगी थी। मिस्टर चैन कहता तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? बट उसके लिप्स पे फिंगर रख देती है। मुझे जानना भी नहीं है कि तुम कौन हो, और उसे बाय करके चली जाती है। वो दोबारा कुछ बोलने वाला था तो कहती है अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। असिस्टेंट आकर कहता है मिस्टर चैन ओल्ड मैन बोल रहे हैं कि आपका नेफ्यू अपनी फियांसे से मिलने चाह रहा है, तो क्या आप भी ओल्ड हाउस वापस चलोगे? मिस्टर चैन कहता है ऑफ कोर्स, 10 सालों से लिटिल बटरफ्लाई से मिला नहीं था तो इस बार उसे अपने पंजों से नहीं उड़ने दूंगा। जियांगशी को कॉल आता है कि मैगजीन वाले तुम इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। वो कहती है बट मैं वहाँ पे अपना फेस रिवील नहीं करूंगी। देन वो एक डंडे से सोफे पे पड़ी हुई अंडरगारमेंट्स को उठाने लगी थी जिसका है लगता है वो भी यहीं पे है। तभी एक लड़की नीचे आती है और कहती है हनी तुम नहा लो, मैं वाइन सर्व करती हूँ। और उसे पूछती है तुम कौन हो? जियांगशी कहती है अभी जहाँ पे तुम खड़ी हो ना वो घर मेरा ही है और मैं जेमू की फियांसे हूँ। अबॉर्ट कराने से अच्छा है तुम ये मेडिसिन खा लेना। बट वो लड़की कहती है मैं और जेमू एक दूसरे से लव करते हैं। जियांगशी कहती है पिछली बार जिस लड़की ने ऐसा बोला था उसकी ग्रेव की मिट्टी अभी तक गीली है। तो वो लड़की डर जाती है। तभी जेमू होकर कहता है इससे पंगा मत लो, ये एक नंबर की साइको है। अगर ग्रैंडपा को ये पसंद ना होती ना मैं कभी भी इससे एंगेजमेंट नहीं करता। जियांगशी कहती है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम दोनों के बीच में आने का, पर ग्रैंडपा ने हमें ओल्ड हाउस में वापस बुलाया है क्योंकि तुम्हारे अंकल वापस आ गए हैं। तो गर्लफ्रेंड कहती है तुम्हारे अंकल तो बुद्धिज्म में बिलीव करते हैं ना, वो तो कभी भी चैंग फैमिली की वसीयत के लिए तुमसे कम्पीट नहीं करेंगे, तो उनसे मिलने क्यों जाना? जैमू कहता है वो पूरी दुनिया में घूम चुके हैं तो मुझे खुद पता करना है क्या वो सच में अभी तक सिग्मा है। और उस लड़की को धक्का मार के चला जाता है। फिर जियांगशी जेमू के साथ ग्रैंडपा से मिलने के लिए आती है तो वो तो एकदम हैरान थी कि वहाँ पे वही बीड ब्रेसलेट वाला लड़का बैठा है जिसके साथ ही उसने कल रात वन नाइट स्टैंड किया था। सोचती है जेमू के अंकल वो कैसे हो सकते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं जियांगशी जल्दी आके अंकल से मिलो। पर जैसे मिस्टर चैन उसकी तरफ टर्न होता है तो कहता है हम दोबारा मिल गए लिटिल बटरफ्लाई। जियांगशी के तो होश ही उड़ गए थे कि कल रात मैंने अपने फियांसे के अंकल के साथ नाइट स्पेंड कर ली। और कहती है अंकल हम कितने टाइम बाद मिले हैं ना? वो कहता है हम तो कल रात ही मिले थे ना। जेमू पूछता है कल रात? तो कहती है अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी। मिस्टर चैन कहता है तुमने कल रात मुझे उकसाया था। उसे इशारों से लव बाइट दिखा रहा होता है इसलिए मैं तुमसे इम्प्रेस हो गया। जेमू पूछता है ये सब क्या चल रहा है? तो कहती है अंकल अब याद आया, कल रात रेस्टोरेंट में मैं अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर कर रही थी ना, मैंने एक्सीडेंटली आपके ऊपर पानी गिरा दिया था। मैं पहचान नहीं पाई कि आप हो। आप तो बड़े हो ना, मुझे माफ कर दो। कहता है पर मैं इतनी जल्दी नहीं भूलता। ग्रैंडपा कहते हैं क्यों बच्चे से लड़ रहे हो? मिस्टर चैन कहता है अब ये लिटिल गर्ल नहीं रह गई है, और अपने हाथों पे उसके पंजों के निशान दिखा रहा था। मिस मिंग कहती हैं कोई बात नहीं, इस बात को जाने दो। और जियांगशी अपने अंकल को टी दो। वो उसे टी सर्व करने लगी थी तो वो उसका ही हाथ पकड़ लेता है तो कहती है अंकल जरा केयरफुल। फिर ग्रैंडपा कहते हैं मिस्टर चैन तो जियांगशी तुम पे कभी भी गुस्सा नहीं करता। बचपन में तुम्हें अंधेरे से बहुत डर लगता था तो हमेशा इसके बेड पर भाग जाती थी सोने के लिए, पर तब भी तुम्हें कभी कुछ नहीं बोला। और जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब भी सबसे पहले इसने तुम्हें हक किया था। भले कई सालों से यहाँ पे नहीं था पर हमेशा तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट भिजवाता है। जियांगशी कहती है हाँ अंकल तो मुझे बहुत लव करते हैं, वो भी सब ग्रैंडपा आपकी वजह से। आप शहर में सबसे ज्यादा फेमस ओपरा से हो। मेरी मॉम किस्मत वाली थी जो आपने उन्हें अपना लास्ट डिसाइपल बनाया, और मुझे भी चैंग फैमिली में बड़ा होने का मौका मिला जिससे मैं अंकल से मिली। मिस मिंग के कहने पे जियांगशी मिस्टर चैन के साथ वाली चेयर पे बैठ जाती है तो मिस मिंग जेमू से कहते हैं जियांगशी को खिलाओ ना। जेमू जैसे उसे कुकी खिलाने लगा था वो आगे को होती है, पर तभी टेबल के नीचे से मिस्टर चैन जियांगशी का पैर दबाने लगता है। जेमू पूछता है क्या हुआ? तो कहती कुछ नहीं, शायद किसी बग ने काट लिया। जेमू कहता कौन सा बग इतना पावरफुल है? और वो टेबल के नीचे झांके देखने लगा था, बट मिस्टर चैन पहले कहता है जाके मेरे लिए लोटस लेके आओ, मुझे प्रे करना है। तो जेमू उठ के चला जाता है। मिस मिंग कहती है मिस्टर चैन तुम अभी आए हो, हम लोग जेमू की जियांगशी से शादी करवाने वाले हैं। मिस्टर चैन कहता है शादी कोई मजाक नहीं है, जियांगशी पे भी तो डिपेंड करता है कि वो करना चाहती है या नहीं।
वो कहती है मैं हमेशा से ग्रैंडपा की बात मानती आई हूँ। ग्रैंडपा कहते जियांगशी एक बार जियांग फैमिली में जाके अपने डैड से भी मिल लेना। मिस्टर चेन अभी भी जियांगशी को बार बार टच किए जा रहा था तो वो जल्दी से उसका हाथ दूर कर देती है और वॉशरूम का बहाना मार के चली जाती है। बट जैसे वो वॉशरूम में आती है मिस्टर चेन जल्दी से आके उसे घेर लेता है और किस करने के लिए उसके काफी क्लोज होने लगा था। तो वो मुंह फिर के कहती है अंकल। तो वो कहता है क्यों अब तुम गुड गर्ल होने का प्रिटेंड नहीं करोगी। तो कहती है हर किसी के अंदर कहीं ना कहीं मॉन्स्टर ही छुपा होता है, चलो ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कल रात कुछ हुआ ही नहीं था। और जाने लगी थी बट वो उसे पकड़ के टेबल बिठा देता है। तुम्हें लगता है तुम मेरे चंगुल से उड़ पाओगी। तो कहती है ओवर एक्ट मत करो, हम बड़े हो गए हैं और भूलो मत मैं तुम्हारे नेफ्यू की फियांसे हूँ। मिस्टर चेन गुस्से से अपने चश्मा निकाल के उसकी मुंडी पकड़ के उसे किस करने लग जाता है। जियांगशी उसे हटा रही थी बट वो जोर से उसे किस करने पे लगा हुआ था। वो हाथों से रोकने की कोशिश करती है तो उसके हाथ पकड़ लेता है बट उसे फिर भी किसिंग करते हुए छोड़ नहीं रहा था और किस भी ऐसे जैसे कि वो उसे कच्चा ही खा जाएगा। बाहर से जेमू आवाज मारता है जियांगशी तुम अंदर क्या कर रही हो। तो वो उसे हटाने की कोशिश कर रही थी। जेमू गेट खोलने लगता है तो वो जल्दी से उसे धक्का मार के अंदर से गेट लॉक कर लेती है। पर मिस्टर चेन तो कहाँ रुकने वाला था, वो उसे गेट पे पकड़ के किस करने लग जाता है। जेमू गेट पे कान लगा के सुन रहा था, ऐसा लग रहा अंदर से आवाज आ रही हो और पूछता है क्या कर रही हो। जियांगशी बड़ी मुश्किल से खुद को मिस्टर चेन से छुड़ाती है और कहती है तुम चाहते क्या हो। वो कहता है उससे शादी मत करो। उसका फेस अपनी तरफ कर लेता है, मुझे पता तुम उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करती हो, मुझे चाहिए मैं उसमें हेल्प कर सकता हूँ, इस शादी से अपनी जिंदगी तबाह मत करो। उसकी आंखों में आंसू थे। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जब वो बच्ची थी तो वो हाफ मंथ के बाद कोमा से उठी थी और उठते पूछती है मिस्टर चेन कहाँ है। पर ग्रैंडपा बताते हैं पता नहीं अचानक उससे क्या हुआ, बुद्धा बनने के लिए बाहर चला गया। तो जियांगशी सैड होती है कि उसने तो मुझे बोला था हमेशा मेरे साथ रहेगा, पर जब मैं इतना बीमार हुई मुझे छोड़ के चला गया। और सोचती है सबसे पहले तुमने मुझे छोड़ा था। उसे धक्का मार देती है और कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। देन उसका हाथ पकड़ के अंदर ले जाती है कि अगर तुमने बाहर कुछ बताया ना तो मैं ग्रैंडपा को बोलूंगी तुमने फोर्स किया था। और वहाँ पे पर्दा लगा देती है। मिस्टर चेन सोचता है लिटिल बटरफ्लाई मैं कभी भी तुम्हारी उस जेमू से शादी नहीं होने दूंगा। इधर बाहर जेमू चिल्ला रहा था तो जियांगशी जाके गेट खोल के बाहर आती है। वो पूछता है इतना टाइम कैसे लग गया। तो कहती है मैं अपना मेकअप ठीक कर रही थी। देन वो जियांग फैमिली में आती है। आंटी कहती है पहले बताना तुम आ रही हो तो तुम्हारे लिए खाना बनवा देते हैं। तो कहती है कोई बात नहीं। डैड पूछते हैं क्या तुमने प्रोजेक्ट के लिए जेमू से बात की। वो कहती है जेमू बहुत ज्यादा काम में बिजी है तो मुझे मौका नहीं मिला इस बारे में बात करने का। डैड कहते तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज भूल गई। जियांगशी कहती है जेमू अभी शादी में बिजी है ना, उसने मेरे लिए कुछ गिफ्ट भी प्रिपेयर किया है। डैड कहते हैं तुम्हारी एंगेजमेंट को इतना टाइम हो गया, तब तक तो शादी कर लेनी चाहिए थी। चेंग फैमिली वाले हमें तुम्हारे बदले कितने पैसे देंगे। वो कहती है 60 मिलियन। तो वो लोग बड़ा खुश होते हैं बट जियांगशी कहती है पर जेमू ने बोला है कि उसे भी कुछ चाहिए, वो बदले में एम थिएटर मांग रहा है। और सोचती है वो एम थिएटर मेरी मॉम मेरे लिए छोड़ के गई थी तो उसे मैं वापस लेके रहूंगी। आंटी चिल्ला के पड़ती है तो कहती ठीक है मैं जेमू को बोल के मना करती हूँ। फिर डैड कहते रुको थिएटर की बात ही तो है। आंटी और उसकी बेटी चिल्लाने लगी थी तुम क्या सच में इसे थिएटर देने वाले हो। डैड कहते हैं वो थिएटर 60 मिलियन का तो बिल्कुल भी नहीं होगा, हमें चेंग फैमिली के साथ अपने रिलेशनशिप ठीक करने चाहिए तभी बिजनेस में हेल्प होगी। और कहते हैं अगर चेंग फैमिली वाले हमें 60 मिलियन देंगे तो हमें थिएटर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहते ठीक है शादी के बाद मैं प्रोजेक्ट की भी बात करूंगी। और जाती सोचती है धीरे धीरे अपना सब कुछ वापस ले लूंगी। फिर वो पर्दा हटाती तो वहाँ पर एक पेंटिंग थी जिसे देखकर वो रोने लग जाती है क्योंकि वो अपनी मॉम को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। देन उसे उसकी मैनेजर का कॉल आता है जो बोल रही थी कि मिस्टर पे आपसे मिलने वाले हैं। तो वो मिस्टर पे से मिलने के लिए उस जगह पे आती है बट वहाँ का सुपरवाइजर बताता है कि मिस्टर पे तो नहीं है बट जो भी बंदा है वो मिस्टर पे से भी कम नहीं है, उससे ज्यादा पावरफुल ही है। तो जियांगशी अंदर जाके आती है सॉरी तुम्हें वेट कराने के लिए, बट वो कोई और नहीं मिस्टर चेन ही होता है। तो वो हैरान अंकल। सुपरवाइजर पूछता है तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। मिस्टर चेन कहता सिर्फ जानते ही नहीं है ना लिटिल बटरफ्लाई, आखिर सबसे पहली बार तुम्हें हक करने वाला इंसान मैं ही तो था। देन सुपरवाइजर के जाते ही वो पूछता है तुम्हें क्या चाहिए। तो कहती है मुझे सेम बिल्कुल ऐसे ताज बनवाना है। मिस्टर चेन पूछता है ये तो सेम तुम्हारी मॉम के जैसा वाला है। तो कहती है ये बताओ तुम बना सकते हो या नहीं। मिस्टर चेन कहता है ऑफ कोर्स मैं बना सकता हूँ बट मुझे लगता है टाइमिंग ठीक नहीं है। वो पूछती है तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो कहता है मुझे पैसे नहीं चाहिए और उसके क्लोज होने लगता है मैं चाहता तुम मेरे साथ फिर से सो। पहले तो वो हैरान थी बट फिर हंस के कहती है क्यों तुम मुझसे एडिक्टेड हो गए हो क्या। तो कहता हाँ मैं तुमसे ऑब्सेस्ड हो गया हूँ। तो कहती ठीक है मैं प्रॉमिस करती हूँ पर आज रात नहीं, जब मुझे तुम ये ताज बना के दोगे उसे टाइम करूंगी। वो कहता है पर स्टार्ट करने से पहले तुम्हें कुछ एफर्ट्स करने होंगे। वो पूछती है क्या करना होगा। तो अपना फेस उसके लेवल पे करके कहता है पहले मुझे किस करो। देन वो उसे पकड़ के बहुत लाइट किस करती है और वहाँ से जाने लगी थी बट मिस्टर चेन उसका हाथ पकड़ के वापस खींच लेता है। तुम्हारी तो कब से जेमू के साथ एंगेजमेंट हो गई है ना, क्या उसने तुम्हें किस करना भी नहीं सिखाया या फिर तुम दोनों ने अभी तक किस भी नहीं किया। चलो मैं तुम्हें किसिंग करना सिखाता हूँ। और उसे पकड़ के किस करने लगता है। जियांगशी उसे उठा रही थी बट वो उसका हाथ पकड़ के पीछे कर देता है और फिर किस करने के बाद कहता है कि अब तुम्हें करना आ गया। पर वो हाथ छुड़ा के पीछे हो जाती है मैंने काम कंप्लीट कर दिया है तो कब स्टार्ट करोगे। तो वो उसके फोन में अपना नंबर सेव कर देता है मुझे इस ताज की हाई क्वालिटी पिक्चर भेज देना।
बट तभी जंगशी को कॉल आता है कि जेमू ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया है, उसे पिकअप करने आ जाओ। इसलिए वो बार में जाने लगती है। जेमू अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक और पार्टी करने में लगा हुआ था। जंगशी को वहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बट फिर कहती है मैं तुम्हें यहाँ से लेने आई हूँ। तो कहता कहीं नहीं जाना, मेरे दोस्तों के साथ ड्रिंक और मजे करो। बट वो कहती है तुम्हें पता मैं ड्रिंक नहीं करती। कहता आज तो तुम्हें ड्रिंक करनी पड़ेगी। उसके मुंह में घुसने वाला था, बट वो हाथ पकड़ लेती है चुपचाप घर चलो वरना तो मेरी मॉम को कॉल करूँ। इससे पहले जेमू कुछ करता, मिस्टर चैन आकर उसे घुसा मार के भुड़का देता है। वो जंगशी से पूछता है तुम ठीक तो हो ना। जेमू कहता है ये मेरी फियांसे है, मैं इसके साथ जो मर्जी करूँ। उसे जैसे टच करने लगा था, मिस्टर चैन उसका हाथ पकड़ के वहीं से मोड़ देता है और उसे फिर से भुड़का देता है और कहता है जब होश आए तो घर वापस आ जाना, बाहर हमारी फैमिली की इंसल्ट मत कराओ। और वहाँ से जंगशी का हाथ पकड़ के ले जाने लगता है, बट वो बाहर आके हाथ छुड़ा लेती है मैं खुद चली जाऊंगी। तो कहता है मेरे साथ ओल्ड हाउस में चलो। जंगशी हाथ छुड़ा रही थी तो वो एक हाथ से उसे कंधे पे टांग लेता है कि मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ। फिर वो उसे उठा के घर ले आता है, बट बहुत प्यार से सोफे पे बिठाता है। पूछती ये क्या कर रहे हो। तो बैठ के उसका सूट हटाने लगा था। तो कहती है तुम पगला गए हो क्या। पर वो कहता है हिलो मत। जैसे उसको सूट उठाता है तो वहाँ पे उसको चोट लगी थी, जो उसके मेडिसिन लगाने वाला होता है। जंगशी कहती मैं खुद लगा लूंगी, बट मिस्टर चैन अपने हाथों से लगा रहा था और कहता है अपने कपड़े थोड़े ऊपर करो। बट वो थोड़ा नर्वस हो रही थी और जल्दी से ढक लेती है। कहता है ऐसा नहीं है जैसे मैंने तुम्हें पहले कभी देखा ना हो। जंगशी कहती है एक बार देखने में और बार बार देखने में अंतर होता है। मिस्टर चैन कहता है अच्छा क्या अंतर होता है। तो वो सीजर उठाकर उसकी गर्दन पे रख लेती है, बट मिस्टर चैन तो डरने की बजाय स्माइल कर रहा था और उसके सामने घुटनों पर बैठ के खुद ही आगे बढ़ने लगता है, जिससे उसकी खरोच लगने लगी थी। जंगशी हैरान थी ये क्या कर रहा है, बट वो तो आगे बढ़ के उसे किस करने लगा था। जंगशी भी भावनाओं में बह जाती है और उसे किस कर लेती है। तभी वहाँ पर बाकी सब लोग आने लगते हैं तो वो जल्दी से दूर हो जाती है और उसने मिस्टर चैन को सोफे के पीछे छुपा लिया था। ग्रैंडपा कहते तुम्हें क्या लगता है हमें कुछ पता नहीं चलेगा। तो कहती है आपको सब पता चल गया। मिस मिंग कहती है जेमू बार में काफी ज्यादा टल्ली हो गया था। जंगशी कहती है सॉरी मेरी गलती है। ग्रैंडपा कहते तुम माफी क्यों मांग रही हो। मिस्टर चैन जो छुपा हुआ नीचे बैठा था जंगशी के पैर में पट्टी बांध रहा होता है। मिस मिंग कहती है जेमू की गलती नहीं है, वो तो उसके दोस्त ऐसे है ना। ग्रैंडपा कहते हैं अगर उसे ड्रिंक करना तो करता रहे, पर उसने जंगशी को हर्ट क्यों किया। जेमू कहता है सॉरी जंगशी, जरा मुझे अपनी चोट दिखाना। कहती नहीं नहीं बस थोड़ी सी है। मिस मिंग कहती है जेमू खबरदार अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो। वो कहता ओके मॉम नहीं करूंगा। और फिर देखता है अंकल का ब्रेसलेट यहाँ के कर रहा है। जंगशी कहती है अंकल जब मुझे छोड़ने आया था ना मे भी उस टाइम गिर गया होगा। ग्रैंडपा कहते हैं वो तो मुझे नौकर से पता चल गया कि जंगशी की चोट लगी है। क्या है जेमू तुम्हें हमेशा ऐसे ट्रीट करता है। कहते नहीं तो ये तो अच्छा बिहेव करता है, शायद उस दिन ज्यादा टल्ली हो गया था। मिस्टर चैन स्माइल करता है। जेमू पूछता है ये आवाज कहाँ से आई। तो कहती तुमने गलत सुन लिया होगा। ग्रैंडपा चलो खाने चलते हैं मुझे भूख लगी है। ग्रैंडपा कहते तुम्हें तो मिस्टर चैन छोड़ने आया था ना, वो कहाँ पे है। तो कहती है वो मुझे छोड़ते सारी चला गया था। जेमू कहता है मैं अभी अंकल को कॉल करके बताता हूँ कि उनका ब्रेसलेट यहीं गिर गया है। और फोन करता है तो रिंगटोन बजने लगी थी। वो भागकर जाकर देखता है सोफे के पीछे कि अंकल का फोन यहाँ क्या कर रहा है। कहती है शायद अंकल से गिर गया होगा। इनफैक्ट मिस्टर चैन सोफे के पीछे से भागकर जाके पर्दे के पीछे छुप गया था, इसलिए पकड़ा नहीं चाहता। जब वो सब लोग बाहर आते हैं तब वो वहाँ पे आता है। अंकल तुम्हारा फोन मेरे पास ही रह गया था। वो फोन लेते हुए उसके फिंगर्स को टच कर रहा होता है और कहता है मेरी बहुत ही प्रीशियस चीज भी तुम्हारे पास रह गई। तो कहती है क्या बोल रहे हो। तो मिस मिंग उसका ब्रेसलेट देती है। ग्रैंडपा कहते हैं तुम अभी तक बड़े नहीं हुए क्या, तुम्हारे नेफ्यू जेमू की जंगशी से शादी होने वाली है और तुम उनके अंकल हो। मिस्टर चैन कहता है ऐसी शादी में क्या फायदा जिसमें सिर्फ ह्यूमिलेशन मिले, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ग्रैंडपा कहते हैं तुम चुप ही रहो, मैं तुम्हें शादी को बोल रहा हूँ, जेल जाने को नहीं। फिर देखना सारी गुड गर्ल्स की तो शादी हो जाएगी, तब तुम क्या करोगे। मिस्टर चैन कहता है अगर मैं चाहूँ तो शादी के बाद भी उसे वापस पा सकता हूँ। और जंगशी की तरफ देख रहा था, बट उसे कॉल आता है कि बॉस आपकी परफॉर्मेंस होनी है। तो वो काम का बोलकर चली जाती है। देन वो अपनी ओपरा परफॉर्मेंस देती है जो सब ऑडियंस को बहुत पसंद आई थी। उसकी मैनेजर कहती है बॉस आप अपनी आइडेंटिटी कब रिवील करोगी, सब लोग आपको इन्विटेशन भेज रहे हैं ताकि आपको देख सके। और बताती है कि 10 साल पहले मैंने चैंग फैमिली में ओपरा सीखा था। मैंने पहली बार में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए डैड की लवर ने जेलसी के मारे मुझे म्यूट नशा दे दिया था, जिसकी वजह से मैं इतनी ज्यादा बीमार हो गई थी। तो जब तक मुझे मेरी मॉम का सारा सामान वापस नहीं मिल जाता, मैं जियांग फैमिली को पता नहीं लगने दे सकती कि मैं सिंगिंग कर सकती हूँ। तो मैनेजर कहती चिंता मत करो, मैं तुम्हारी आइडेंटिटी किसी को नहीं बताऊंगी। फिर जब जंगशी घर आती है तो वहाँ उसकी फेवरेट कुकीज रखी थी और मेट बताती है कि मिस्टर चैन तुम्हारे लिए लेके आए हैं। इतने वहाँ पर मिस्टर चैन आ जाता है और पास बैठ के उसके कपड़े उठाने लगा था। तो कहती है क्या कर रहे हो, पर वो तो उसकी चोट देखने लग जाता है। पट्टी को सही से करके बटरफ्लाई शेप में बांध देता है। तो कहती है तुम बीमार हो क्या। तो कहता है हाँ मुझे ऑब्सेसिव डिसऑर्डर हो गया है। तो वो उसे डिजाइन का सैंपल दिखाता है तो बड़ा खुश होती है, ये तो बिल्कुल सेम मेरी मॉम जैसा वाला है। मिस्टर चैन कहता है जब तुम इतनी खुश हो तो कुछ करो ना। फिर वो पहले तो उसे घूरती है, देन फिर श्रिम्प खा के उसे किस कर देती है। अब मिर्ची लगेगी, अब मजा आएगा। मिस्टर चैन कहता है मैं इसकी बात नहीं कर रहा था, कल पार्टी है, तुम्हें मेरे साथ चलना है, पर अगर तुम्हें किस देना हो तो मैं तो खुशी से एक्सेप्ट कर लूंगा। और हाँ पार्टी के लिए लेट मत होना, मुझे ट्रेडिशनल ड्रेस पहनने वाली लड़कियां पसंद है। तो सोचती अगर मुझे पहले पता होता तो मैं बिल्कुल नहीं पहनती।
और सोचती है मैं सिर्फ 30 मिलियन सेव कर पाई हूँ, मुझे जियांग फैमिली वालों को 60 मिलियन नहीं बोलना चाहिए था, मुझे कैसे भी करके और पैसों का इंतजाम करना होगा। फिर वो स्टोर में जाने लगती है तो मिस्टर चेन को देख के हैरान कि मैं जहाँ भी जाती हूँ ये वहीं पे मिल जाता है। वो कहता है लिटिल बटरफ्लाई। कहती है कि कोइंसिडेंस है तुम भी यहाँ। वो कहता है मैं तो कपड़े ऑर्डर करने आया और तुम। तो कहती है तुम्हें ट्रेडिशनल ड्रेस पहनने में लड़कियां पसंद है ना। वो स्माइल करता है तो कहती है मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस अंकल तुम्हें एम्बेरस नहीं करवाना चाहती। स्टोर का मैनेजर उसे बॉस बोलने वाला था बट जियांगशी तभी बात को पलट देती है ताकि मिस्टर चेन को पता न चल जाए कि ये स्टोर जियांगशी का ही है। फिर जियांगशी से कहती है अंकल यहाँ के कपड़े बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, मैं तुम्हें कहीं और ले चलती हूँ। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे पैसों की कमी है, और तुम तो यहाँ के रेगुलर कस्टमर हो, इसका मतलब तुम्हें यहाँ के कपड़े पसंद हैं। उसे ड्रेस चूज करने को कहता है तो पूछती है इसकी एज और साइज बताओ। तो कहता है बिल्कुल तुम्हारे जितनी। वो पूछती है क्यों अपनी गर्लफ्रेंड को देनी है। तो वो उसे कमर से पकड़ क्लोज कर लेता है। तुम जेलस हो रही हो। तो कहती है अब जब तुम्हें पैसों की कमी नहीं है तो मैं सबसे बेस्ट फैब्रिक चूज करती हूँ और जानबूझ के मिलियंस वाला चूज करती है। वो पूछता है तुम्हें ये फैब्रिक पसंद है, तो इसी फैब्रिक में अलग अलग कलर की ड्रेसेस ऑर्डर कर देता है। तो सोचती है ये तो सच में बहुत ज्यादा रिच है, इतने सारे ऑर्डर कर रहा है, पता नहीं कितनी लड़कियों को गिफ्ट देगा। मैनेजर कहता है आप मिस जियांगशी की फ्रेंड हो तो आपको थोड़ा डिस्काउंट दे देता हूँ। बट जियांगशी उसे इशारा कर रही थी तो मैनेजर सोचता है हर कस्टमर को 10% डिस्काउंट देते हैं पर बॉस चाहती है कि इसे मैं कोई डिस्काउंट ना दूं। मिस्टर चेन चेक पकड़ा देता है। मैनेजर पूछता है साइज क्या है ड्रेस का। तो मिस्टर चेन कहता है कोई जरूरत नहीं है साइज लेने की, क्योंकि मैं जिसे ड्रेस देने वाला हूँ वो बिल्कुल जियांगशी के सेम साइज की है। जियांगशी सोचती है पता नहीं कौन सी बेवकूफ लड़की है जो इसके चंगुल में फंस गई। मिस्टर चेन क्लोज कहता है तुम ये ड्रेस ट्राई करो। वो पूछती है बाद में तो मुझे पहननी है। तो कहता है क्यों, तुम अंकल की बात नहीं मानोगी। उसे टच कर रहा था तो जियांगशी ड्रेस ट्राई करने के लिए चाहती है बट उसे जिप नहीं लग रही होती। बट मिस्टर चेन भी ड्रेसिंग रूम में आता है और उसे टच करने लगा था। वो पीछे घूमती है तुम्हें किसने आने दी अंदर। तो कहता है तुम्हें तो हेल्प के लिए बुला रही थी। वो कहती है मैंने सेल्स गर्ल को बुलाया था। तो कहता है वो अभी बिजी हैं, बाहर सिर्फ मैं और मैनेजर थे, तुम क्या चाहती हो मैनेजर आके तुम्हारी हेल्प करे। वो कहते अगर चाहे तो आ सकता है। तो गुस्से से उसके मुंडे पकड़ लेता है मजाक मत करो। तो कहती है क्यों, तुम लड़कों की तो बाहर बहुत सारी होती हैं, तो मैं सिर्फ अकेले तुम्हें क्यों डेट करूं। मिस्टर चेन कहता है अच्छा होगा तुम सिर्फ मुझे डेट करो और मैं सिर्फ तुम्हें डेट करूंगा। और पीछे से उसकी बैक को टच कर रहा था, वो उसे हटा रही होती है। तो कहता है वेट करो बस हो गया, और उसकी जिप लगा देता है। वो जल्दी से दूर होती है तो कहता है दोबारा मिलेंगे। तो सोचती है इसने मुझे फिर से देख लिया। नेक्स्ट सीन में जियांगशी वहाँ पे आती है तो मिस्टर चेन उसे देख के स्माइल करता है। वो लोग पूछते हैं हम भी तो सोचे कौन है लड़की। तो ये मिस्टर चेन की गर्लफ्रेंड है, तुम दोनों कितने परफेक्ट मैच हो। जियांगशी कहती गलत मत समझना, ये अंकल हैं। वो लोग कहते हैं अच्छा तो तुम जेमो की गर्लफ्रेंड हो। जब उन लोगों को पता चलता है कि जियांगशी की मॉम चेंग फैमिली वालों की डिसाइपल है तो वो उसे बिजनेस के लिए पूछने लगते हैं, इसलिए वो अपना उन्हें बिजनेस कार्ड दे देती है। फिर वहाँ एक लड़की आकर मिस्टर चेन को बुला रही थी। जियांगशी सोचती है कहीं यही तो वो लड़की नहीं है जिसे मिस्टर चेन खुश करना चाहता हो। मिस्टर चेन जियांगशी को बताते हैं कि यूफे ओपरा स्टार है। तो सब लोग बातें करने लगते हैं यूफे ऑफलाइन में कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। यूफे कहती है अच्छा तो चेंग फैमिली वालों ने तुम्हें अडॉप्ट किया था, तुम तो सुना है गाना भी नहीं गा सकती, तो चेंग फैमिली में कर क्या रही हो। मिस्टर चेन कहता है ये गा सकती हो या ना गा सकती हो, ये हमारी चेंग फैमिली की ट्रेजर है, तो बाहर वालों को बकवास करने का कोई हक नहीं है। फिर वो कॉल पिकअप करने चला जाता है। यूफे कहती है तुम मिस्टर चेन के बारे में सोचना भी मत। जियांगशी कहती लगता तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो तुम्हें अंकल चेन को पटाने में हेल्प कर सकती हूँ। तो यूफे खुश हो पूछती है कैसे। जियांगशी कहती तुम कितनी यंग हो, तुम्हें ट्रेडिशनल पहनना चाहिए क्योंकि अंकल को वही पसंद है। देखो उसने मुझे भी जी शॉप से ये ड्रेस दिलवाई है। यूफे कहते ठीक है जी शॉप से लेनी है ना। तो उसके जाते जियांगशी स्माइल कर रही थी कि उसने उसे सबसे एक्सपेंसिव वाले ड्रेस का नाम बता दिया था। वहाँ पे गर्ल्स पूछने लगती है तुम्हारे अंकल कितने हैंडसम है, तुमने कौन सी शॉप का नाम बताया था, हमें भी वहाँ का एड्रेस दे दो। और सोचते अरे वाह मेरी शॉप का तो फ्री में प्रमोशन हो रहा है, अब तो मुझे बचे हुए 30 मिलियन की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। बट तभी मिस्टर चेन आकर उसका हाथ पकड़ के उसे रूम में ले आता है। वो कहती है अंकल क्या कर रहे हो। तो कहता है मैंने सुना है कि तुम मेरे लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ रही हो। तो कहती है अच्छा है ना, लिटिल आंटी मिल जाएगी, ग्रैंडपा भी तुम्हें शादी करने के लिए बोल रहे थे ना। उसके क्लोज होता है तुम्हें पता भी है मुझे कैसी लड़कियां पसंद है। वो पीछे होते बेड पे गिर जाती है तुम्हें तो कितनी हजारों फ्लावर्स जानती है, तो मुझे कैसे पता होगा तुम्हारे टाइप क्या है। वो कहता तुम्हें किसने कहा कि मैं हजारों लड़कियों से मिलता हूँ। तो कहती है मैं कौन सी तुम्हारी लाइफ की फर्स्ट लड़की हूँ। वो चुप था तो सोचती है क्या सच में मुझे लाइक करता है। वो कहता है मुझे किसी और लड़की के पास मत भेजना, तुमने पहले मुझे प्रोवोक किया है तो अब मैं इस गेम को नहीं रोकने वाला। तो कहती है शुरू से तुम्हारा मकसद सोना ही तो है, तो फिर चलो सो जाते हैं, किस चीज का वेट कर रहे हो। वो कहता मेरा वो मतलब नहीं था। तो कहती है अच्छा फिर क्या था, मैं स्टार्ट करती हूँ, और उसे पकड़ के किस करने लगती है। मिस्टर चेन पहले तो उसे किस नहीं कर रहा था बट फिर वो भी उसे किस करने लगता है, बट देन अचानक से वो उसे रोक देता है। तो पूछती है क्यों, तुम्हें चिंता हो रही है कि तुम्हारी लवर यूफे जेलस हो जाएगी।
तो कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे उस यूफे में इंटरेस्ट है? तो कहती है और नहीं तो क्या, वो ट्रेडिशनल ड्रेस तुम उससे तो गिफ्ट करने वाले थे। मिस्टर शन कहता है वो ड्रेस तुम्हारे साइज की बन रही है, तुम्हें लगता है वो यूफे की फिट आ जाएगी? तो जल्दी से अपनी चेस्ट ढकने लग जाती है, तुमने क्या इतना ध्यान से देखा था? वो हंस के कहता है तुम मुझसे और यूफे से जेलस हो रही हो? वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस ऐसे बोल रही थी, वरना तुम चाहे हजारों ड्रेस ऑर्डर करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दूर होता है तो कहती है अब जब अंकल को मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं है तो मुझे चलना चाहिए। बट वो उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है, उसे टच करने लगा था। तुम्हें पता भी है वो ड्रेस किसके लिए है, पर पहले तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दो फिर मैं बताऊंगा। तुम जेमू से शादी करने की जिद क्यों कर रही हो? कहती है क्योंकि मैं उसे लाइक करती हूँ। मिस्टर चैन कहता है मैं तुम्हारे इस झूठ पे कभी विश्वास नहीं करने वाला। तो कहती है क्योंकि मुझे उसके पैसे पसंद हैं। क्या अब तुम सेटिस्फाई हो? वो कहता है झूठ मत बोलो, तुम वैसे इंसान नहीं हो। तो कहती है लोग बदलते हैं, अब मुझे पैसे पसंद है। बट वो उसे अपना 100 मिलियन का क्रेडिट कार्ड देने लगता है, पासवर्ड तुम्हारा बर्थडे है, तुम जब चाहे इसे यूज कर सकती हो। तो कहती है इतने सारे पैसे को दे रहे हो? वो कहता है तुम्हें तो पैसे पसंद है ना, तो अच्छा ये पैसे ज्यादा हैं। वो सोचती है इस वक्त मुझे सिर्फ 20 मिलियन की कमी है, और क्रेडिट कार्ड लेकर कहती है मैं इसमें से सिर्फ 20 मिलियन लूंगी, जिससे मैं तुम्हें 6 महीने बाद 5% इंटरेस्ट के साथ वापस कर दूंगी। तो वो उसके हाथ पकड़ लेता है। लिटिल बटरफ्लाई, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? तुम बस नाटक कर रही हो। तो कहती है ठीक है फिर तुम मेरे साथ 10 बार नाइट स्पेंड कर लेना। बट वो उसे पकड़ के अपनी गोद में बैठा लेता है। बिल्कुल नहीं। तो कहती है फिर क्या चाहिए? कहता है मैं तुम्हारे साथ कभी भी किसी भी टाइम सोना चाहता हूँ। बट वो वहाँ से भाग जाती है। पर मिस्टर चैन को असिस्टेंट कॉल आता है कि एक फॉरेन एंटीक डीलर आपसे मिलना चाहता है। फिर जियांगशी को एम थिएटर के क्लाइंट्स का कॉल आता है जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को बोल रहे थे। वो सोचती है एम थिएटर अभी भी उस आंटी के हाथ में है और इन क्लाइंट्स को मैं लेके आई हूँ, तो इनसे जो प्रॉफिट होगा इससे तो उस आंटी को फायदा होगा। अब मेरे पास 60 मिलियन है तो एम थिएटर को वापस लेने का टाइम आ गया है। फिर वो जियांग फैमिली में जाती है। लिन कहती है एम थिएटर के बारे में सोचना भी मत, मेरी मॉम मेरी शादी में मुझे गिफ्ट में देगी। जियांगशी के दिन में सपने देखना छोड़ दे। आंटी उसके थप्पड़ मारने वाली थी बट वो हाथ पकड़ लेती है। जैसे आंटी उसके मारने वाली थी तभी डैडा चाहते हैं ये सब क्या चल रहा है। जियांगशी कहती है डैडी मुझे मार रही थी, जेमू ने ऑलरेडी मुझे पैसे दे दिए, अगर आंटी ने तब भी मुझे मारा तो चेंग फैमिली वाले गुस्सा नहीं हो जाएंगे। तो डैड कहते हैं चेंग फैमिली वालों को ये मत बताना कि चेंग फैमिली वालों ने तुम्हें सच में 60 मिलियन दे दिए। वो कहती है हाँ, आप बस ये एम थिएटर के ट्रांसफर पेपर्स पे साइन कर दो, मैं आपको 60 मिलियन दे दूंगी। डैड साइन करने वाले थे तो लिन कहती है कहीं आपको बेवकूफ तो नहीं बना रही? डैड कहते हैं क्या सच है, झूठ तो नहीं बोल रही हो? वो कहती है यकीन नहीं तो मेरा बैंक बैलेंस देख लो, 60 मिलियन है इसमें। तो डैड खुश होकर साइन कर देते हैं। वो कहती है एक बार मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट दिखा दूं, उसके बाद 60 मिलियन आपको दे दूंगी और चेंग फैमिली वालों को आपकी हेल्प करने को बोलूंगी। और चाहते सोचती है एक बार मुझे एम थिएटर मिल जाए फिर तो मैं तुम्हें सीधा हेल में भेजूंगी। डैड आंटी और लिन से कहते हैं अगर उसे दोबारा परेशान किया ना तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। बट लिन गुस्से से किसी को कॉल करती है। जियांगशी खुश होकर अपनी मैनेजर को बता रही थी तो कहती है इसका मतलब अब आपको अपनी आइडेंटिटी नहीं और छुपानी पड़ेगी। तो कहती है अभी नहीं, अभी ट्रांसफर पेपर्स को प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगेगा। पर तभी 2 गुंडे आकर उसे छेड़ने लग जाते हैं। वो कहते हैं अगर तुम्हें पैसे चाहिए मैं दे दूंगी, मुझे जाने दो। वो कहता हमें पैसे नहीं, तुम्हारे जैसी ब्यूटी चाहिए। इससे पहले वो लोग कुछ करते हैं तभी मिस्टर चैन वहाँ पे आ जाता है। गुंडे उसके चाकू मारने लगे थे तो वो हाथ पकड़ लेता है और जियांगशी को पकड़ के बचा लिया था। इतने वहाँ पर असिस्टेंट बॉडीगार्ड्स लेके आ जाता है और उन दोनों गुंडों को पकड़ लिया गया था। जियांगशी कहती तुम्हारे तो चोट लग गई। वो कहता तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? कहती है मैं कोई भी एहसान नहीं रखना चाहती। असिस्टेंट बताता है गुंडों को जियांग फैमिली में से किसी ने ऑर्डर दिया था। जियांगशी समझ जाती है लिन का काम है। मिस्टर चैन कहता है जियांग फैमिली के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। डॉक्टर जियांगशी को मेडिसिन लेके चली जाती है कि इसे लगा देना। तो वो अंदर आती है। मिस्टर चैन अपनी शर्ट निकाल रहा था तो कहती है लाओ मैं हेल्प करती हूँ, और उसकी शर्ट खोलती है। वो उसे देखने लगा था तो जाने वाली होती है बट वो उसे पकड़ लेता है। तो कहती है मैंने अभी तक तुम्हारी लवर बनने के लिए हाँ नहीं किया है। वो कहता है अभी हाँ करने के लिए बहुत देर हो गई और उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। बट वो दूर कर कहती है मैंने हमेशा से तुम्हें अंकल की तरह ट्रीट किया है। वो कहता अच्छा उस रात तुमने ये तो नहीं बोला था। कहती अगर मुझे पता होता उस रात वाले तुम हो तो मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड नहीं करती। वो पूछता लिटिल बटरफ्लाई क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? फिर हम पास्ट में देखते हैं जियांगशी से लेटर लिख रही थी मिस्टर चैन मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, कहाँ हो तुम? फाड़ के रोने लग जाती है। वो कहता बताओ मुझे, तो दूर हो जाती है। अपनी चोट पे वाटर मत लगने देना। और जाने लगी थी तो सोचती है मैं तुमसे स्टार्टिंग से बहुत लव करती हूँ, पर जिस पल तुम मुझे छोड़ के गए थे तुम मेरे लव के लायक नहीं रहे। जियांगशी डिनर के लिए आती है तो मिस मिंग कहती है तुम और जेमू ब्राइडल शॉप पे वेडिंग ड्रेस लेने चले जाना। तुम और जेमू काफी टाइम से मिले नहीं हो ना, तो आज रात तुम उसके घर पे रुक जाना, हमें जल्दी से ग्रैंड चिल्ड्रन भी तो चाहिए। जियांगशी तब तो स्माइल करके हाँ कर देती है बट फिर मुंह बना के जाने लगी थी। पर मिस्टर चैन उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लेता है। जल्दी से उसे दूर करने लग जाती है कि कहीं कोई देख ना ले। वो कहता क्यों, तुम्हें चेंग फैमिली को ग्रैंडसन देने कितनी जल्दी है? वो कहती है
मिस्टर चैन तुमने डिनर भी नहीं किया, तब भी तुम्हें इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है? वो कहता मैं मजाक नहीं कर रहा, जेमू एक नंबर का गधा है, तुम गलत चूज मत करो। बट वो अपने हाथ को देखने लगती है तो कहता है सॉरी मैंने तुम्हें हर्ट किया, तुमने तो बोला था तुम मेरा एहसान नहीं रखना चाहती हो ना, तो बताओ मुझे कैसे रिपे करोगी। वो कहती है कल हम डिनर करेंगे। तो कहता सिर्फ खाना काफी नहीं होगा, कल मैं तुम्हारा वेट करूंगा और याद रखना आज रात तुम्हें कोई लड़का टच ना करने पाए। तो वो वहाँ से चली जाती है। तो सोचता है तुम चाहे मुझे डेविल बोलो या शेमलेस बोलो, मैं इस बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मिस मिंग अपने बेटे जेमू को फोन कर बता रही थी कि तुम जैसे तैसे करके जियांगशी को प्रेग्नेंट कर दो, क्योंकि इतने सालों से जो मिस्टर चेन गायब था वो अचानक से चेंग फैमिली में वापस आ गया और ऐसा लगता है वो तुम्हारे और जियांगशी शादी से खुश नहीं है। कहीं ऐसा ना वो बुढ़ा मिस्टर चेन के हवाले सारी प्रॉपर्टी कर दे। हमने इतने सालों से प्लानिंग कर रखी है तो हम हार नहीं सकते। वो पूछता है फिर मैं क्या करूँ? तो कहती है उस बुढ़े को ओपरा बहुत पसंद है ना, तो तुम बुढ़े की ओपरा पार्टी पे बर्थडे क्वीन को इनवाइट करना। और इधर हमें पता चलता है कि ओपरा क्वीन कोई और नहीं जियांगशी होती है, बट वो जेमू के सामने मास्क पहन कर आती है जो उसे पार्टी के लिए इनवाइट करता है। तो कहती है उस दिन तो मैं बिजी हूँ और सोचती है मैं ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी पे एब्सेंट नहीं रह सकती और अगर उस दिन मैं स्टेज पे गाऊंगी तो एक्सपोज भी हो सकती हूँ। वो कहता है तुम्हें कितने पैसे चाहिए? जियांगशी का असिस्टेंट कहता है यहाँ पैसों की बात नहीं हो रही है। जेमू कहता है पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, बताओ तुम्हारी ऐसी भी क्या डिमांड है कि चेंग फैमिली वाले अफोर्ड नहीं कर सकते। वो 2 फिंगर्स का इशारा करती है। तो कहता है 2 मिलियन कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहती है गलत समझ रहे हो, मैंने 200 मिलियन बोला है, क्या हुआ तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगे? तो वो कहता है इतने ज्यादा पैसे? तो कहती है अगर मुझे कोई मेरी पसंद का मिल जाए तो मैं उसके लिए पूरा शो फ्री में भी कर देती हूँ, बट अगर मुझे कोई पसंद का ना हो तो फिर चाहे सामने वाला मुझे गोल्ड का पहाड़ ही क्यों ना दे दे, अभी उसके लिए गाना गाने के लिए मुंह नहीं खोलूंगी। असिस्टेंट गेस्ट को जाने को बोलो। तो जेमू गुस्से से चला जाता है। मिस्टर चेन जियांगशी को मैसेज करता है तो वो जल्दी से वहाँ पे पहुँचती है। वो फिश को देखने लगी थी और गिरने वाली होती है, तभी मिस्टर चेन आकर उसे पकड़ लेता है। वो कहता अभी तक खाना नहीं खाया, तुम शावर लेने पूल में चली थी। वो कहती है अंकल तुम्हें एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा पसंद है ना। और आंटी उन दोनों को साथ में देख लेती तो फोटो खींच लेती है। अब देखती हूँ कैसे जेमू से शादी करेगा। मिस्टर चेन जियांगशी से कहता है खड़ी क्या देख रही हो, जल्दी करो। वो सोचती है इस डेविल से रोका भी नहीं जा रहा और क्लोज होकर उसके पास बैठ जाती है। तो कहता है तुम क्या चाहती हो, खाना खाते हुए मैं तुम्हें अपनी गोद में बिठाऊं? तो कहती है तुम्हें तो बोला था कि जल्दी करें। कहता सही कहा और उसे किस करता है। तो जियांगशी भी उसे किस करने लग जाती है। मिस्टर चेन कहता है क्या तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स हैं? वो कहती है ये कैसे हो सकता है, बट वो उसकी मुंडी पकड़ के उसे बुरी तरह किस करने लग जाता है। तो तुम मानने को तैयार हो ना? कहती है तुम इतने ज्यादा फियर्स हो, इतनी लड़कियां तुम्हारी हॉटनेस से इम्प्रेस हो गई होंगी। वो कहता मैंने बोला था ना मेरे पास सिर्फ तुम हो। तो कहती है क्या मैं तुम पे भरोसा करूं? बट तभी वो विंडो से आंटी को भागते हुए देख लेता है। तो कहता है तुम जरा खाना ऑर्डर करो, मैं अभी आया। आंटी खुश होती जा रही थी, अब मैंने इसे जंगली के साथ पकड़ लिया है। बट तभी मिस्टर चेन ने ऊपर से उसके ऊपर ड्रिंक गिरा देता है। तो आंटी चिल्ला पड़ती है कौन था ये? मिस्टर चेन कहता है ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी के लिए मैं यहाँ खाना टेस्ट करने आया था। तो कहती है तुमने मुझे इस काम के लिए बुलाया है? तो वो क्लोज को कहता है और नहीं तो क्या, मैं तुम्हें खाने आया हूँ। तो कहती है हाँ जल्दी से डिशेस को देख लेते हैं। फिर उसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए फोन आ रहा था। तो कहता है अभी मुझे चलना होगा, बट अगली बार मैं पक्का तुम्हें सेटिस्फाई करूंगा। तो कहती है मुझे नहीं लगता अंकल तुम इतने स्ट्रांग हो। तो क्लोजो कहता है क्यों, तुम दोबारा से ट्राई करना चाहती हो? वो कहती है तुम्हें तो जरूरी काम था ना, पहले वहाँ चले जाओ। देन वो उसके लिप्स को टच करके चला जाता है और वो स्माइल कर रही थी। ग्रैंडपा एक फोटो देख के रो रहे थे। जियांगशी कहती है आप ग्रैंडमा को मिस कर रहे हो। तो कहते हैं तुम्हारी ग्रैंडमा भी चली गई, तुम्हारी मॉम भी, और पॉइजन की वजह से तुम्हारा गला खराब हो गया था। अच्छा हो तुम अब बोल सकती हो, वरना मैं अपनी 5 और तुम्हारी मॉम को कैसे फेस करता। तो कहती है ग्रैंडपा अब आपको रेस्ट करना चाहिए, क्या पता बाद में कोई अच्छा प्ले देखने का मौका मिले। और सोचती है मेरी परफॉर्मेंस से ग्रैंडपा की विश पूरी हो सकती है। मिस्टर चेन रात में भी वो ताज बनाने पे लगा हुआ था। तभी जियांगशी वहाँ पे आती है तो कहता है लिटिल बटरफ्लाई उड़ती हुई मेरे पास आ गई। तो कहती है मैं तो बस ये बताने आई हूँ कि इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से कर सकते हो। वो कहता है चिंता मत करो, मेरी इतनी ज्यादा गहरी भी चोट नहीं लगी है। तो कहती है किसने कहा मुझे तुम्हारी चोट की फिक्र है, मुझे बस डर है कि टूटे हाथ से तुम ताज बनाने में गड़बड़ न कर दो। और भाग जाती है, बट वो स्माइल कर रहा था कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती हो। आंटी चिल्लाते हुए चेंग फैमिली में घुस आती है और ग्रैंडपा को बताती है कि जियांगशी जेमू के ऊपर चीट कर रही है। ग्रैंडपा कहते हैं तुम इसके स्टेप मॉम हो, झूठे इल्जाम कैसे लगा सकती हो? तो आंटी कहती है मैं प्रूफ के लिए फोटो भी लेके आई हूँ। इतने वहाँ पर जेमू आ जाता है तो उसे फोटो दिखा देती है। जेमू पूछता है कौन है ये बताओ मुझे। गुस्से से उसका हाथ पकड़ लेता है। मिस्टर चेन आकर कहता है वो मैं हूँ और उसे पीछे कर देता है। आंटी कहती है जियांगशी तुम तो बड़ी चंट हो, अपने लवर को भी घर में छुपा रखा है। बटलर कहता है ये मिस्टर चेन है, जेमू के अंकल। आंटी पहले तो हैरान थी, बट फिर कहती है अंकल है तो क्या हुआ, अपने नेफ्यू की फियांसे को हक करेगा। जियांगशी बताती है कि मैं फिसल के लेक में गिरने वाली थी तो अंकल ने आके मुझे बचाया था। आंटी तुमने सीक्रेटली फोटो खींच ली, अगर यकीन नहीं तो सीसीटीवी फुटेज चेक कर लो। ग्रैंडपा कहते हैं मुझे तुम पे भरोसा है। आंटी कहती है अच्छा फिर ये दोनों प्राइवेट रूम में क्यों गए थे? किसी ने बताया एक लड़का लड़की अकेले रूम में क्या करते हैं। मिस्टर चेन कहता है मैं ग्रैंडपा के लिए डिशेस चूज करने गया था, अब क्या मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा? तो कहती है ओ मैंने गलत समझ लिया, माफ करना।
मिस्टर चैन उसे घूरता है तो वो जंक्शन से माफी मांगने लगती है। वो सोचती है बस एक बार एम थिएटर मेरे पास आ जाए फिर मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी, और हाथ छुड़ा लेती है। मुझे नहीं लगता तुम मेरी माफी के लायक हो, और उसके थपड़ा मार देती है। आंटी उठ के मारने लगी थी तो मिस्टर चैन उसे मार के भड़का देता है और उसे वहां से भगा दिया था। ग्रैंडपा जैमू को डांटते हैं कि तुम जंक्शन के साथ अभी कैसे बिहेव कर रहे थे, बट वो ग्रैंडपा को अंदर रेस्ट कराने के लिए चाहती है। फिर जैमू अंकल से पूछता है तुम हमेशा जंक्शन के आसपास क्यों होते हो, कहीं तुम्हें उसके बारे में कुछ और ख्याल तो नहीं है। मिस्टर चैन कहता अब क्या मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और जाने लगा था तो जैमू कहता है वो मेरी है। तो मिस्टर चैन गुस्से से उसका कॉलर पकड़ लेता है। वो इंसान है, तुम्हारी कोई टॉय नहीं, तुम्हें क्या लगता है तुम उसके प्यार के लायक हो, और उसे भड़का देता है। जंक्शी आती है तो कहता है सॉरी मैं इस पर तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। जंक्शी कहती है आंटी इस फोटो से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो कहता है क्या तुम शुरू से ये सब सहन करती आई हो, सॉरी मुझे बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। उसे टच करने लगा था बट वो पीछे होकर वहां से चली जाती है और सोचती है आंटी अब जब तुमने पहल करी थी है तो मैं नई पुरानी सारी दुश्मनी तुमसे अब निकालूंगी। और अपने डैड को जाके फोटो दिखाती है कि आंटी मेरी चैंग फैमिली में शादी बर्बाद करना चाहती है, जिस वजह से जैमू मुझसे गुस्सा हो गया। डैड कहते मैं जाकर उसे पनिश करूंगा। फिर जंक्शी कहती है मुझे ऐसा लगता है आंटी कंपनी में कुछ फाइनेंशियल गड़बड़ कर रही है। डैड कहते हैं ठीक है मैं इस बारे में चेक करूंगा, पर तुम्हारी चैंग फैमिली से शादी नहीं टलनी चाहिए। ओपरा क्वीन अपना शो कंप्लीट करने के बाद जा रही थी, बट तभी कुछ लोग उसे इनवाइट करने के लिए आते हैं। वो मना करती है तो वो उसका रास्ता घेर लेते हैं कि हमारे बॉस ने तुम्हें बुलाया है। उसका एक ऊपर से कपड़ा उतार दिया था, तभी मिस्टर चैन उसे लात मार के भड़का देता है। तो कहता है मेरा बॉस पावरफुल कंपनी से है, तुम्हारी इतनी हिम्मत उसके खिलाफ जाओगे। मिस्टर चैन कहता है मुझे लगता है मुझसे कोई पंगा नहीं ले सकता। दूसरा गुंडा उस पर अटैक करने चाहता है बट वो तो उसको भी लात मार के भड़का देता है, तो वहाँ से डर के मारे भाग जाते हैं। मिस्टर चैन कहता है तुम ठीक तो हो ना, और सोचता है ये तो बिल्कुल जंक्शी जैसी लग रही है। तो कहती है थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। वो कहता है तुम्हारे कपड़े खराब हो गए, उसे अपना ब्लेजर पकड़ा देता है। तो पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तो सोचती है कहीं से मेरी आइडेंटिटी तो नहीं पता चल गई। वो कहता है मेरे डैड की बर्थडे पार्टी है, तो मैं चाहता हूँ तुम उसमें परफॉर्म करो। असिस्टेंट कहती है सॉरी ओपरा क्वीन अभी बिजी हैं। तो कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, और जाने लगा था तो जंक्शी कहती रुको मैं पार्टी अटेंड करने के लिए तैयार हूँ। मैनेजर उसे बिजनेस कार्ड देती है तो वो चला जाता है। तो कहती है कितना जेंटलमैन है। जंक्शी कहती है उसकी फैन गर्ल मत बनो, और तुम्हें किसने कहा था उसे मेरा बिजनेस कार्ड देने को। तो कहती मैं तुम्हारी हेल्प कर रही थी, पहली बार ऐसा हुआ कि तुम्हें किसी लड़के को देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सोचती है मैं उसको नहीं देख रही थी वरना उसको मेरी आइडेंटिटी पता चल जाती। तभी वो उसके कोट में खून लगा देखती है तो सोचती है उसके जख्म में ब्लीडिंग हो रही थी। और फिर वो मिस्टर चैंग के रूम में आती है बट वो जल्दी से अपनी चोट को कवर कर लेता है। तो कहती है क्या हुआ तुम डर गए, मैं कहीं तुम्हारी बॉडी ना देख लूं। उसको क्लोज कर कहता है तुम तो जब चाहे मेरे कपड़े उतार सकती हो, बट फिर आगे जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। तो वो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर चैंग अपनी चोट पे मेडिसिन लगाने लगा था, तभी वो फिर से वापस आती है और कपड़ा हटा के देखती है उसकी चोट अभी भी ब्लीडिंग कर रही है। तो उसकी पट्टी बांधने में हेल्प करने लगी थी। वो पूछता है लिटिल बटरफ्लाई क्या तुम मुझे जरा सा भी लाइक करती हो। वो सोचती है क्या ये मेरे लिए सीरियस है, और कहती है नहीं तो, और उसे मेडिसिन खाने को देती है बट वो उसके हाथों से खाता है। फिर वो उसे टिप्स देने लग गई थी कि शावर लेते टाइम अपनी चोट का ध्यान रखना कि उसे पानी टच ना हो, और बिल्कुल लाइट खाना खाना। बट वो हंस रहा था और कहता है मेडिसिन बहुत कड़वी थी, क्या मैं थोड़ी सी स्वीट्स खा सकता हूँ। कहती तुम बच्चे हो क्या, अभी किचन से लेके आती हूँ। बट वो उसे पकड़ के अपनी गोद में बैठा लेता है और मुझे अभी चाहिए, और उसे किस करने लगा था। मेड उसे सूप देने आती है तो वो उसका बड़ा ध्यान रख रहा था कहीं गरम गरम उसके न लग जाए। ग्रैंडपा पूछते हैं तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो रहा है जंक्शी। मिस्टर चैन उसका फोरहेड टच करता है, इसको तो फीवर भी नहीं है, लगता है कल रात तुम सही से सो नहीं पाई है ना लिटिल बटरफ्लाई। ग्रैंडपा पूछते हैं तुम सही से क्यों नहीं सो पाई, किस बात की चिंता थी। वो कहती नहीं तो ग्रैंडपा मुझे बस रात थोड़ी अजीब आवाजें आ रही थी तो वो बीच में उड़ गई थी। मेड कहती है लगता घर में चूहा घुस आया है। मिस्टर चैन कहता है फिर तो चेकिंग करनी होगी कहीं उस माउस के टीथ बहुत शार्प ना हो, तभी तो ऐसी जगह पे काट लिया जहाँ नहीं काटना चाहिए था, और अपने लिप्स पे टच कर रहा था। तो वो टेबल के नीचे से उसके पैर पे पैर मारती है। मिस मिंग आकर जंक्शी को ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी में पहनने के लिए बहुत बेकार सी ड्रेस देती है। वो सोचती है जब तक मेरा काम पूरा नहीं होता मुझे अच्छी डॉटर इन लॉ बनने की एक्टिंग करनी होगी। मिस्टर चैन उस ड्रेस को देखता और कहता है सिस्टर इन लॉ तुम्हारी पसंद तो बहुत बेकार है, ये ड्रेस तो यंग गर्ल्स पे सूट भी नहीं करती। और मेड से जंक्शी के लिए बहुत सारी अच्छी ड्रेसेस मंगवाता है। लिटिल बटरफ्लाई तुम इस रेड ड्रेस में कहर लगोगी। वो सोचती है इसका मतलब इसने ड्रेसेस मेरे लिए बनवाई थी, क्योंकि उस ड्रेस पे जंक्शी के नाम का फर्स्ट लेटर लिखा था। मिस मिंग कहती है मिस्टर चैन ये सही नहीं है कि तुम मेरे बेटे की वाइफ को गिफ्ट दे रहे हो। मिस्टर चैन कहता है जंक्शी बचपन से मेरे साथ में थी, अगर मैंने उसे ड्रेस गिफ्ट में दे दी तो क्या फर्क पड़ता है। तो मिस मिंग अपने टल्ली बेटे जीमो को जाकर कहती है आज जंक्शी के साथ ओल्ड हाउस में जाना। कहता है वो मेरे साथ आती ही नहीं है कहीं भी। मिस मिंग कहती है बेवकूफ तुम्हें समझ नहीं आ रहा, वो मिस्टर चैन जंक्शी को तुमसे शादी करने से रोक रहा है। तुम ये विला की चाबी लो और जंक्शी को जाके प्रेग्नेंट कर दो तो चैन ग्रुप तुम्हारा होगा। जंक्शी खुश हो रही थी कि मिस्टर चैन ने ये ड्रेस मेरे लिए बनवाई थी, डेविल ने पहले क्यों नहीं बताया। तो
मिस मिंग आकर उसे जूस देने लगती है, टेबल पर रख देती है तो कहती है ये अभी ठंडा है, जल्दी पी लो। जियांगशी कुछ गड़बड़ लग रही थी बट वो फिर भी पीने लगती है। रात में जेमू जियांगशी के रूम में घुस आता है और देखता है उसने सारा जूस पी लिया तो उसके क्लोज आने लगा था, बट वो नींद में फेस टर्न कर लेती है। वो दोबारा से उसके क्लोज आने लगता है तो उसे मार देती है और फिर ब्लैंकेट लेके उसकी जो धुलाई करती है कि मेरे रूम में स्कम्बैग घुस आया है। उसके चिल्लाने की आवाज सुन मिस्टर चैन वहाँ पे आ जाता है। वो जियांगशी को बचा के उसे लात मार के भड़का देता है। उसे और मारने लगा था तो वो उसका हाथ पकड़ के रोकती है। मिस्टर चैन कहता है जेमू तुम ही आके कर रहे हो। जियांगशी कहती पता नहीं, ये अचानक से आके मुझे टच करने लगा, मुझे लगा कोई बुरा गुंडा होगा, मुझे थोड़ी ना पता था जेमू होगा। मिस्टर चैन कहता तुम इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकते हो। तो कहता है मैं तो बस ऐसे देखने आया था। तो कहती है मेरा रूम तो लॉक था, तुम अंदर कैसे घुस आए। मिस्टर चैन नीचे गिरी हुई चाबी उठा लेता है। तुमने मेड से चाबी चुराई। वो कहता तो क्या हो गया, ये मेरी फियांसे है, क्या मैं इसके रूम में भी नहीं आ सकता। तो मिस्टर चैन उसको थपड़ा मार देता है। भले ये तेरी फियांसे है पर इसका मतलब ये नहीं कि जो इसे पसंद नहीं तो उसके लिए फोर्स करेगा। जेमू कहता है मैं जब चाहे इसके साथ जो मर्जी कर सकता हूँ, तुम कौन होते मुझे रोकने वाले। मिस्टर चैन कहता है इसने तो कभी तुझे खुद को टच भी नहीं करने दिया, तो ये तेरी कैसे हो गई। जेमू कहता है जियांगशी तुमने इसे ये बात भी बता दी, हम दोनों के बीच में कभी कुछ हुआ नहीं, और गुस्से से वहां से चला जाता है। वो पूछता है तुम ठीक तो हो ना। तो कहती है ये बात ग्रैंडपा को मत बताना। वो कहता है इतना सब कुछ हो गया तुम तब भी उसे डिफेंड कर रही हो। कहती है मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर रही हूँ, ग्रैंडपा की पार्टी आने वाली है, मैं फालतू को बखेड़ा नहीं करना चाहती। तो कहता है इसका मतलब क्या तुम अकेली सहन करोगी। और जाने लगा था तो कहती रुको, शायद ग्रैंडपा को अपना नेक्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करने का मौका ना मिले, उनको लिवर कैंसर है। मैं नहीं चाहती वो अपने बर्थडे पे सैड हो, क्योंकि ग्रैंडपा ने मेरी और जेमू की शादी अरेंज की थी। अगर उन्हें पता चला कि जेमू मेरे साथ ऐसे बिहेव करता है तो वो खुद को ही ब्लेम करेंगे। कहता तो तुम इस वजह से जेमू से शादी करना चाहती हो, तुमने मुझे बात बताई क्यों नहीं। तो कहती है ग्रैंडपा को लगा तुम्हें चिंता होगी, तो वो उसे हक कर लेता ओके प्रॉमिस, और उसे रेस्ट करने को बोल के चला जाता है। जियांगशी सोचती है मिस मिंग ने अपनी बेटी को प्रॉपर्टी दिलाने का क्या अच्छा प्लान बनाया था। तो अच्छा हुआ मैंने इस नशे का पहले एंटीडोट खा लिया था। जियांगशी अब पूरी तरह से एम थिएटर की बॉस बन गई थी। उसको अंदर आते देख आंटी कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की। जियांगशी कहती है सी एम थिएटर मेरा है, और बोर्ड मेंबर्स को पेपर्स दिखाती है। देन वो आंटी को वहाँ से फायर कर देती है। आंटी कहती है मैं अभी तेरे डैड को कॉल करती हूँ। डैड वहीं पे आ जाते हैं तो शिकायत करने लगती है। डैड को आंटी के घोटाले का पता चल गया था कि उसने 2 साल में 20 मिलियन कंपनी से गायब कर दिए। जियांगशी बहुत सारे क्लाइंट्स लेके आई थी, सारे बोर्ड मेंबर्स उसी का साथ देते हैं। तो आंटी गुस्से से भाग जाती है। डैड कहते हैं अब तुम्हें एम थिएटर मिल गया है ना, तो मुझे 60 मिलियन ट्रांसफर कर दो। तो कहती है हाँ मैं इस बारे में जेमू से बात करूंगी। मिस मिंग आगे जियांगशी कहती है जेमू तुम्हारा फैन से है, अगर तुम्हें टच कर लेगा तो क्या हो जाएगा, तुम इतने सालों से हमारे घर पे रह के तो खाना खा रही हो। जियांगशी कहती है मैं तुम्हारे नहीं ग्रैंडपा के घर पे रही हूँ, तुम दोनों को पता है ग्रैंडपा मुझे तुम दोनों से ज्यादा प्रेफर करते हैं, तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारे प्लान का पता नहीं चलेगा, तुम अपने बेटे को प्रॉपर्टी दिलाने के लिए सब कर रही हो। मिस मिंग उसको थप्पड़ मारने वाली थी तो वो हाथ पकड़ लेती है। अब मुझे तुम्हारी डॉटर इन लॉ बनने का नाटक करने की जरूरत नहीं है, तो मैं फालतू में तुम्हें सहन नहीं करने वाली। कल रात तुमने मेरे जूस में नशा मिलाया था। मिस मिंग कहती है हाँ मिलाया था, अब क्या तुम बुड्ढे को बताओगी। वो विश्वास नहीं करेंगे। वो कहती है हाँ अभी मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, पर मेरे पास जीमू के कारनामों की बहुत सारी फोटोज हैं। अगर ग्रैंडपा को पता चला इस नमूने की बहुत सारी लवर्स हैं, पता नहीं कितनी फीमेल मॉडल्स के साथ ये सोया है। अरे हाँ 52 है टोटल। ग्रैंडपा तो गुस्से के मारे मेरी इसके साथ एंगेजमेंट ही कैंसिल कर देंगे। तुम्हें लगता है मैं सच में तुम्हारे इस यूजलेस बेटे के साथ शादी करना चाहती हूँ। जीमू उसके थप्पड़ मारने वाला था तभी वहाँ पर मिस्टर चैन आ जाता है और ग्रैंडपा को भी साथ में लाया था। ग्रैंडपा को जीमू की सच्चाई पता चल गई थी और कहते हैं जियांगशी मुझे माफ कर दो, मैंने इस नमूने के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट कराई, तो मैं शादी कैंसिल करता हूँ। अब से जियांगशी तुम मेरी ग्रैंड डॉटर हो और चैंग फैमिली में रह सकती हो जब तक तुम्हें कोई स्वीट हार्ट नहीं मिल जाता। इस पर मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद वाले से शादी करवाऊंगा। और जिमूस कहते हैं नलायक निकल जाए यहाँ से। तभी उनकी तबीयत खराब होने लगती है। बटलर जल्दी से उन्हें मेडिसिन देता है और वो जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल लेके आते हैं। जियांगशी रो रही थी सब मेरी गलती है, मुझे ग्रैंडपा को बताना नहीं चाहिए था। तो वो उसे छुपाता है गलती तुम्हारी नहीं उस जेमू की है। जैसे जेमू आता है उसको कॉलर पकड़ लेता है, अगर उन्हें कुछ हुआ ना तो तू जिंदा नहीं बचेगा। तो मिस मिंग जीमू को उसे छुड़वा के ले जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि हमने इस बार तो उनकी जान बचा ली, बट उनका हार्ट बहुत ज्यादा वीक है तो सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। जियांगशी को परेशान दे वो कहते चिंता मत करो, मैं बेस्ट डॉक्टर से इलाज करवाऊंगा। फिर ग्रैंडपा सर्जरी के बाद ठीक हो जाते हैं तो वो बड़ा खुश होती है। देन वो तीनों साथ में मिलके डिनर करते हैं और ड्रिंक करने के लिए चीयर्स करते हैं। तो जियांगशी कहती है ग्रैंडपा आप अभी ड्रिंक नहीं कर सकते, और खुद उनके बदले का पीछे आती है। और टल्ली को कहती है ग्रैंडपा अभी तो आपको हजारों साल जीना है। ग्रैंडपा मिस्टर चैन को बोलते हैं कि टल्ली हो गई है, इसको इसके रूम में छोड़ाओ। मिस्टर चैन उसे पकड़ के उसके रूम में छोड़ने आता है, बट अंदर से गेट बंद करके उसे अपने क्लोज कर लेता है। कहते हैं अंकल क्या कर रहे हो, ग्रैंडपा देख लेंगे। वो कहता है अब ग्रैंडपा बिल्कुल ठीक है, अगर उन्हें पता भी चल गया तो वो धीरे धीरे एक्सेप्ट भी कर लेंगे। उसे किस करने वाला था बट वो दूर कर देती है। वो कहता है लिटिल बटरफ्लाई अब तो तुमने जेमू के साथ एंगेजमेंट तोड़ दी है, तो प्लीज तुम मुझे मौका नहीं दे सकती, मैं सबके सामने तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो कुछ सोचने लगी थी। हम बचपन का सीन देखते हैं। जियांगशी अपने बालों में दुपट्टा लगा लेती है और कहती है अंकल जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तब मैं तुमसे शादी करूंगी। उसने कहा था लड़कियों को ऐसी बात इतनी इसलिए नहीं बोलनी चाहिए,
मेड आकर कहती है, मिस्टर शन तुम कितने लकी हो, इतनी लड़कियां तुम्हारे लिए फाइट कर रही हैं। वो सोचती है 10 साल पहले तुम मुझे छोड़ के चले गए थे और अब मुझसे शादी करना चाहते हो, तो कैसे तुम पे भरोसा करूं। और कहती है मुझे ये मजाक पसंद नहीं। वो कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा। तो कहती है अब से मैं भी तुम्हारे साथ मजाक नहीं करूंगी, चाहे जेमू हो या तुम हो या दुनिया का कोई भी लड़का हो, मुझे किसी के साथ शादी नहीं करनी है। पूछता है क्यों। तो कहती है मेरी मॉम भी मेरे डैड से बहुत लव करती थी, पर आखिर में उन्हें क्या मिला, धोखा। जेमू ने बोला था वो मुझे लाइक करता है, पर वो तो हर रोज अपनी गर्लफ्रेंड बदलता था। अब तो मुझे लड़कों पे भरोसा भी नहीं रहा। वो कहता है ठीक है हम डायरेक्ट मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं, क्या पता तुम्हें बाद में मुझसे प्यार हो जाए। वो कहती है दुनिया में इतने सारे लड़के हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें लाइक करूंगी। तो क्लोजो कहता है क्योंकि तुम्हारी बॉडी मुझसे लव करती है। बट उसे धक्का मार देती है, तुम डेविल हो क्या। पर तभी उसे बाहर से आवाज आती है तो कहती है जल्दी जाओ। उसे रूम से बाहर निकाल के अंदर से गेट बंद कर लेती है। नेक्स्ट डे ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी थी तो जंक्शन उनको गिफ्ट ला के देती है। जेमू भी गिफ्ट देने लगा था और ग्रैंडपा तो उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते। मिस्टर शन वहाँ पे आता है तो जेमू कहता है अंकल तुम कौन सा कोई गिफ्ट लाए हो। मिस्टर शन कहता किसने कहा। वो क्लैपिंग करता है। तभी सब लोग वहाँ पे लिखा पढ़ लेते हैं और कहते हैं मिस्टर शन में सिर्फ इतनी पावर्स है कि वो ओपरा क्वीन को इनवाइट कर सके। जेमू चिड़ा हुआ था, उसने मुझे तो मना कर दिया था और इसके लिए हाँ कर दी। सब लोग वहाँ पे ओपरा के लिए बैठ जाते हैं और जियांगशी चुपके से वहाँ से पीछे से निकल जाती है। ओपरा क्वीन अपना परफॉर्मेंस देती है जो सब लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। ग्रैंडपा कहते हैं इस लड़की की एज तो बिल्कुल जियांगशी के बराबर है। और देखते हैं जियांगशी कहाँ गई। जेमू कहता है देखा उसे तो फिक्र ही नहीं आपकी पार्टी की। मिस्टर शन कहता है शायद वो वॉशरूम गई होगी। देन वो ओपरा क्वीन को रेस्ट करने को बोल के जियांगशी कॉल करने लगा था, पर तभी उसका फोन बजने लगता है। तो मिस्टर chen उससे पूछता है ओपरा क्वीन तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रही हो। तो कहती है स्ट्रेंजर का कॉल है। वो कहता है फिर तुम काट दो। तो कहती है मुझे अक्सर ऐसे अजीब कॉल आते रहते हैं, इसलिए सबसे सही तरीका है ना कॉल उठाओ ना काटो। मिस्टर chen कहता है अच्छा और फोन कट कर देता है। तभी उसकी रिंगटोन बजना भी बंद हो जाती है। उसकी मैनेजर उसे बुलाने आती है तो कहता है तुम बिजी हो फिर मैं चलता हूँ। और चाहता हूँ कॉल करता है कि यहाँ के सारे सीसीटीवी कैमरास की मुझे फुटेज सेंड करो। जियांगशी जल्दी से अपना मेकअप हटाकर वहाँ पे आती है। ग्रैंडपा उसे यूफे और उसके डैड गू से मिलवाते हैं। वो कहती है यूफे तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। तो यूफे मिस्टर chen के हाथ का ब्रेसलेट टच करने लगी थी बट वो पीछे कर लेता है। ग्रैंडपा कहते हैं गुस्सा मत करना, ये बीट ब्रेसलेट इसका ट्रेजर है, किसी को टच करने नहीं देता। यूफे के डैड कहते हैं तुम दोनों सिंगल हो ना तो साथ में बैठ जाओ। यूफे उसके साथ बैठने लगी थी बट मिस्टर chen कहता है ये सीट ऑलरेडी बुक है, जियांगशी यहाँ बैठेगी तुम दूसरी सीट पे बैठो। यूफे जियांगशी कहती है क्या तुम मेरे साथ सीट एक्सचेंज कर लोगी। जियांगशी हाँ बोलने वाली थी तो वो कहता है ग्रैंडपा शुरू से जियांगशी के चूज किया हुआ खाना खाते हैं, इसलिए यूफे को दूरी बैठना पड़ता है। यूफे के डैड ग्रैंडपा से कहते हैं मिस्टर chen अभी तक सिंगल है, क्यों ना उसकी यूफे के साथ शादी करा दो। बाकी लोग भी बातें करने लगे थे। हाँ यूफे फेमस स्टार है, एक दूसरे के लिए परफेक्ट होंगे दोनों। मिस्टर chen कहता है मजाक मत करिए, मैं लड़कियों को अवॉइड करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरी गर्लफ्रेंड है। तो सब लोग हैरान थे तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, कौन है वो। मिस्टर chen कहता है मेरी गर्लफ्रेंड बहुत शर्मीली है, वो पब्लिक में सबको बताना नहीं चाहती। यूफे मिस मिंग से पूछती है कौन है मिस्टर chen की गर्लफ्रेंड, बट ऑफ कोर्स उसे भी नहीं पता होता। तभी वहाँ बैठा एक आदमी कहता है मिस्टर chen ओपरा क्वीन को यहाँ से लेके गया था। तो यूफे चिढ़ जाती है कि उसके जैसे सिंगर मिस्टर chen को मुझसे छीनेगी। इधर मिस्टर chen सीसीटीवी फुटेज में देख लेता है तो उसे पता चल जाता है कि जियांगशी ही ओपरा क्वीन है। तो कहता है मेरी लिटिल बटरफ्लाई तो बहुत चंट है। यूफे जानबूझ के क्वीन की शॉप में अपने बंदों को ले आती है कि इसकी ड्रेस तो फेक है, हम तुम्हारे स्टोर को तोड़वाएंगे। जियांगशी समझ जाती है वो जानबूझ के उस पर झूठा इल्जाम लगा रही है और कहती है झूठ तो कम से कम तमीज से बोल लिया करो, हमारे फैब्रिक में कभी कोई गलती नहीं हो सकती। और प्रूफ भी दिखाते हैं। यूफे कहती है तुम्हारी ड्रेस भला 1 मिलियन की कैसे हो सकती है। जियांगशी कहती है क्योंकि इस पे एम्ब्रॉयडरी गोल्ड और सिल्वर से की गई है, एक ड्रेस को डिजाइन करने में कई महीने लगते हैं। तुम एक एपिसोड के 1 मिलियन चार्ज करती हो ना, तो क्या हमारी कुछ महीनों की मेहनत तुम्हारे एक एपिसोड की मेहनत के बराबर भी नहीं है। यूफे वहाँ से जाने लगी थी तो कहती है मैंने स्टोर में आकर प्रॉब्लम खड़ी की है तो माफी मांगो वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तो यूफे के बंदे सॉरी बोलते हैं। कहती है हमारे स्टोर में सीसीटीवी लगे हैं, क्योंकि कल ट्रेंडिंग सर्च पे आना चाहती हो। तो यूफे को ना चाहते हुए माफी मांगनी पड़ती है। फिर यूफे जियांगशी को जी शॉप से बाहर निकलते देख लेती है तो सोचती है ये काफी हद तक ओपरा क्वीन जैसी दिखती है और उसे शक होता है, इसलिए इन्वेस्टिगेट करने को कॉल करती है। मिस्टर chen जियांगशी को हेयरपिन में दिखाता है तो कहती है तुम्हारी क्राफ्टिंग तो बहुत अच्छी है। जैसे वो वहाँ से जाता है जियांगशी वहाँ पर फोटोज रखी देख लेती है जो वर्ल्ड के अलग अलग बुद्धिस्ट टेम्पल की थी और उनपे लिखा था कि जल्दी से लिटिल बटरफ्लाई ठीक हो जाए। तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, इसका मतलब वो 10 साल मेरे लिए प्रे करने गया था। मिस्टर chen उसके लिए ताश लेके आता है और देखता है वो रो रही है तो छुपाने लगा था। वो कहती है 10 साल पहले तुम मुझे छोड़ के गए थे। तो बताता है कि तुम कई दिनों से कोमा में थी, डॉक्टर ने बताया कि तुम उठोगी नहीं, मैं डर गया था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए वर्ल्ड के हर टेम्पल में प्रे करने गया ताकि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। ये बीट ब्रेसलेट तुम्हारे लिए तो है, अच्छा तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई। और उसे हक कर लेता है क्या हम अपनी रिलेशनशिप को एक चांस दे सकते हैं। कहती है मैं मानती हूँ कि मैं तुम्हें थोड़ा सा लाइक करती हूँ बट फिर भी तुम्हें अंकल की तरह ट्रीट करती हूँ। वो कहता मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैंने इतने सालों से वेट किया है तो मैं थोड़ा और वेट कर लूंगा। वो हंसती हुई जाने लगी थी। देन वो उसे ताश दिखाता है,
तो कहती है थैंक यू। वो कहता है तुमने कहा तुम मुझे लाइक करती हो, मैं बहुत खुश हूँ। बट जेमून दोनों को साथ में देख लेता है, अच्छा तो इसका इसके साथ चक्कर चल रहा है। फिर वो जियांशी के रूम में आता है, मेरी पीठ पीछे तुम्हारा मिस्टर चैन से चक्कर चल रहा है। मैं डर नहीं, ग्रैंडपा को पता चल जाएगा। वो कहती ग्रैंडपा अभी तो रिकवर हुए हैं बीमारी से, अगर थोड़ी बहुत भी इंसानियत बची हो तो अपना मुंह बंद रखना। वो कहता है डर गई? तो कहती है मैं बस बता रही हूँ, वैसे भी तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? और 10 साल पहले जब मुझे पॉइजन दिया गया था, मैं हॉस्पिटल में कोमा में थी। तुमने बताया था कि तुमने 3 दिन 3 रात तक मेरा ध्यान रखा, इसलिए मैं तुम्हारी इतनी एहसानमंद थी। पर अब सच बताना, क्या वो इंसान तुम थे? तुम कितना झूठ बोलते हो। 3 दिन 3 रात तक मेरे साथ रहने वाला वो इंसान अंकल था। कहता तो क्या हो गया, मिस्टर चैन कौन सा तुमसे शादी करने वाला है? वो कहती है ये मैं देख लूंगी, और अगर मैं मिस्टर चैन से शादी कर भी लूं तो मैं तुम्हारी लिटिल आंटी बन जाऊंगी। सोचने में कितना कूल लगता है। वो कहता है तुम मिस्टर चैन से शादी करके मुझसे बदला लेना चाहती हो? तो कहती है कभी अपना थोपड़ा शीशे में देखा है? तुम किसी भी चीज में मिस्टर चैन से कंपेयर करने के लायक नहीं हो। और उसे रूम से बाहर निकाल देती है कि तुम तो बेड में भी उससे बेकार हो, तभी तो तुम हमेशा लवर्स बदलते रहते थे। फिर जियांशी को एक बिजनेसमैन मिलने के लिए आता है, बट वहाँ पर उसके साथ मिस्टर चैन भी बैठा था। वो आदमी कोई और नहीं, एंजिन होता है, जिसके बंदे पहले जियांशी को लेने आए थे। तो वो उसके लिए माफी मांगता है और मिस्टर चैंग से उसे इंट्रोड्यूस करवाने वाला था। वो कहती है मैं इसे पहले से जानती हूँ। जब जियांशी वहाँ से जाने लगी थी, मिस्टर चैन उसका रास्ता घेर लेता है। तो कहती है ये क्या कर रहे हो? वो कहता है तुम्हें क्या लगता है एक घूंघट की वजह से मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा? और उसका मास्क हटा देता है। तो कहती है अंकल। वो कहता अब भी मुझे अंकल बोलने की हिम्मत कर रही हो? अगर उस इंजन को तुम्हारी आइडेंटिटी पता चल जाती तुम प्रॉब्लम में फंस सकती थी। तुम्हें पता भी है वो पुरानी चीजों को ब्लैक में बेचता है। पता नहीं उसके हाथों पे कितनों का खून लगा है कि पुलिस भी उस पर नजर रख रही है। वो कहती है अंकल। तो कहता मुझे अंकल मत बोलो, लिटिल बटरफ्लाई में तुम पे गुस्सा नहीं करना चाहता, पर बात को समझो, तुम अभी डेंजर सिचुएशन में हो, तो किसी को पता मत लगने देना कि तुम जियांशी हो। तो कहती मैंने तो किसी को नहीं बताया, तुम्हें भी तो खुद ही पता चला है। आवाज सुन वो जल्दी से उसका मुंह बंद कर देता है। बाहर से आवाजें आ रही थी कि लगता है मिस्टर चैन और ओपरा क्वीन में स्पेशल रिलेशनशिप है। तो वो उसको मास्क पहनाकर कहता है तुम्हें मेरी बंदी बनने का प्रिटेंड करना पड़ेगा, सिर्फ तभी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तो कहती है कौन तुम्हारी बंदी है? और जैसे वहाँ पर एंचिंग आता है वो उसे अपने क्लोज करने लग जाता है, ये मेरी है। जियांशी बीमार होने का नाटक करती है तो मिस्टर चैन उसे वहाँ से ले जाता है कि मैं तुम्हें खतरों से दूर रखना चाहता हूँ। तो कहती है तुम्हारे होते मुझे डरने की जरूरत भी नहीं है। मिस्टर चैन शावर लेने चला जाता है तो वो डैड को कॉल कर कहती है कि बिजनेसमैन आपके हेड पीस को बाय करना चाहता है। डैड पूछते हैं कौन है वो, कितने पैसे देने को तैयार है? तो कहती है तुमने एन कंपनी की एंजिन के बारे में तो सुना ही होगा। डैड कहते वो तो बहुत बड़ी कंपनी है ना, मुझे कम से कम 100 मिलियन चाहिए। वो कॉल कट करके सोचती है ये बुढ़ा मेरी मॉम के हेड पीस को बेचना चाहता है। डिनर के टाइम पे ग्रैंडपा सबको बताते हैं कि कंपनी को संभालने वाला कोई होना चाहिए। अब जब मिस्टर चैन वापस आ गया है तो वही चैंग ग्रुप का इंचार्ज बनेगा और तुम दोनों को तुम्हारे खर्चे पाने के लिए पैसे मिलते रहेंगे। बट वो लोग गुस्से से उठ के चले जाते हैं। जियांशी बाहर आती है तो मिस्टर चैन आके पूछता है क्या उस एंजिन को कॉल आया था? कहती है वो बिजनेस डील के लिए रेडी है, बट वो बोल रहा है सिर्फ मैं अकेली आऊँ। मिस्टर चैन कहता है इसका मतलब उसके टारगेट तुम हो। अगर हम पुलिस को उसके खिलाफ प्रूफ दे दें तो भाग नहीं पाएगा। अगर तुम अपने डैड से वो हेड पीस वापस ले लो तो एंजिन से मिलने का रिस्क नहीं लेना पड़ेगा। इसलिए जियांशी डैड से मिलने आती है। वो कहते हैं आधे पैसे तो मिल गए हैं, बाकी कब मिलेंगे? बट वो उनसे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करा लेती है। डैड कहते हैं हेड पीस मैं तुम्हारे लिए भिजवा दूंगा। तो वो उसे टच करके देखने चाहती है। फाइनली मुझे मेरी मॉम की चीज वापस मिल गई। फिर उसके जाने के बाद वहाँ पर एंचिंग आता है कि तुमने मुझे जिस अकाउंट में 50 मिलियन ट्रांसफर करने को कहा था वो जियांग फैमिली का था, तो भला तुम्हारा जियांग फैमिली से क्या रिलेशन है? वो सोचती है लगता है इससे मेरी आइडेंटिटी पे शक है। तो कहती है बिजनेस में तो इधर उधर होता है ना। वो कहता है मैंने सुना तुम्हें एक पार्सल रिसीव हुआ है, कहीं वो हेड पीस तो नहीं? तो जियांशु से हेड पीस दिखाती है और सोचती है अच्छा हुआ मैं फेक वाला ले आई थी पहले तो एंजिन क्लोज से देखने लगा था, बट फिर रुकता है तो जियांशु को शक होता है कहीं से पता तो नहीं चल गया। बट एंजिन कहता है जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं और बाकी बचे पैसे भी ट्रांसफर कर दूंगा। तो कहती है अब तुम्हें जाना चाहिए। वो कहता है मैं सिर्फ इस हेड पीस के लिए नहीं आया, तुम्हारे लिए भी आया हूँ। तो कहती है बट मैं अभी अपने रिहर्सल में बिजी हूँ। और फोन करने लगती है तुमने सिग्नल ब्लॉक करवा दिए। और उसके बंदे सब करने लगे थे, पर तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है तो वो भागते हैं। मिस्टर चैन वहाँ पर भाग कर आता है तुम ठीक तो हो ना? इनफैक्ट मिस्टर चैन ने वहाँ पे पुलिस बुलाई थी। बट ग्रैंडपा उसे कॉल कर बुलाते हैं और कहते हैं मेरे आगे घुटने टेको। वो घुटनों पर बैठता है तो कहते हैं सच बताना क्या तुमने जियांशी को बुली किया? वो हाँ करता है। तो ग्रैंडपा फैमिली रूल्स के अकॉर्डिंग उसके चाबुक मारने लगे थे तो जियांशी ने रोकती है। मिस्टर चैन उसे दूर कर देता है और ग्रैंडपा से कहता है पर मैंने कोई गलती नहीं की है। ग्रैंडपा कहते तुम्हें पता है जियांशी अभी बच्ची है। वो कहता है वो अभी बच्ची नहीं रही। ग्रैंडपा मारने लगे थे, जियांशी कहते रुक जाइए, अगर मारना तो मुझे मारिए, मेरी गलती है, मैंने स्टार्ट किया था। बट मिस्टर चैन उसे चुप करा देता है। ग्रैंडपा कहते हैं जियांशी तुम्हें से डरने की जरूरत नहीं है, और अब जब तुमने जियांशी को परेशान किया है तो तुम्हें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। जाकर उसे मेरे सर्टिफिकेट ले लो और शादी कर लो। यूफी पहले तो खुश हो रही थी, बट फिर ये सुन कहती है आप इन दोनों के साथ होने के लिए हाँ कर रहे हो? ये दोनों तो सेम जनरेशन के है भी नहीं। बटलर कहता है तुम पुराने जमाने में रह रही हो क्या? मिस्टर चैन जियांशी का ब्लड रिलेटेड अंकल नहीं है, तो उन दोनों को अपना प्यार चुनने का हक है।
और तुम्हें कैसे इन दोनों के बारे में पता? क्या तुम इन दोनों को फॉलो कर रही थी? यूफे कहती है मैंने जियांगशी को जी शॉप से बाहर निकलते देखा था और यही ओपरा क्वीन है, मिस्टर चेन की गर्लफ्रेंड। ग्रैंडपा हैरान, जियांगशी तुम ओपरा क्वीन हो? बटलर यूफे को वहाँ से भगा देता है। जियांगशी कहती है सॉरी ग्रैंडपा, मैंने आपको बताया नहीं, मेरा गला तो बहुत टाइम पहले से ठीक हो गया था, मुझे बस जियांग फैमिली वालों को सबक सिखाना था, इसलिए आपको नहीं बता पाई। ग्रैंडपा कहते मैं तो खुश हूँ कि तुम ठीक हो, मैं तुम दोनों के रिश्ते के खिलाफ नहीं हूँ, पर क्या तुम सच में मिस्टर चेन को लाइक करती हो? तो कहती है वो बहुत अच्छा है, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। ग्रैंडपा कहते ये सुन के मुझे अच्छा लगा। वो कहती है ग्रैंडपा आप गुस्सा नहीं करोगे, मैंने आपको पहले नहीं बताया? ग्रैंडपा कहते मैं समझता हूँ, मैं बुढ़ा हूँ ना, इसलिए तुम्हें लगा कि शायद मैं समझ ना पाऊँ इस बात को। वो कहती चलो पास्ट की बातें नहीं करते हैं और उन्हें हक्का लेती है। फिर जियांगशी मिस्टर चेन से आकर पूछती है तुम्हारी चोट ठीक तो है ना? वो कहता है थोड़ी सी चोट से कुछ नहीं होता, ओल्ड मैन को पता लग गया, ये अच्छी बात है, घूमो जरा। वो जैसी घूमती है उसे नेकलेस पहना देता है और फिर कहता है अब जब ग्रैंडपा ने हमारी शादी को हाँ कर दिया है तब तुम्हारा क्या कहना है? वो कहती है तुम क्या बस मुझे नेकलेस देके पटाना चाहते हो? अब जब तुम चैंग ग्रुप के वारिस हो मुझसे शादी करना चाहते हो, थोड़ा सिंसियर बनो ना। और हंसते चली जाती है। अंकल पुलिस से भागकर लोगों के साथ आके हाथ मिला लेता है। उस ओपरा क्वीन ने मुझे फंसाया है ना, अब देखना उसके साथ क्या करता हूँ। बट उस ओपरा क्वीन की आइडेंटिटी क्या है? तो यूफी आकर कहती है वो जियांगशी ओपरा क्वीन है। तो वो लोग हैरान थे, ग्रैंडपा घर से गायब थे। तो मिस्टर चेन कहता है मैं ग्रैंडपा को ढूंढने जा रहा हूँ, तुम घर पे रह के अपना ध्यान रखना। पर जियांगशी को कॉल आता है कि तुम्हारा बुढ़ा मेरे पास है, अगर किसी को बताया तो वो जिंदा नहीं बचेगा। तो वो वहाँ पे आती है कि ग्रैंडपा कहाँ है? एंजिन कहता है वो बुढ़ा सो रहा है, अगर तुम मेरी बातें मानोगी तो वो जिंदा रहेगा, तो मेरे साथ फौरन चलो। वो कहती है पहले मुझे ग्रैंडपा को देखना है। तो कहता है तुम मेरी जगह पे आके मुझसे बहस करोगी? मिस्टर चेन आके देखता है कि जियांगशी घर पे नहीं है, तो उसकी लोकेशन चेक करता है और जल्दी से भागता है। फिर वो एंजिन को बुड़का के जियांगशी को बचा लेता है। एंजिन कहता है तुम मुझे नहीं मिली तो किसी को नहीं मिल पाओगी। उसके चाकू मारने लगा था पर मिस्टर चेन आ गया चाहता है। बॉडीगार्ड्स एंजिन को पकड़ लेते हैं। जियांगशी कहती है मिस्टर चेन तुम ठीक तो हो ना? उसके ऊपर गिर जाता है। तो कहती है मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुमसे शादी करूंगी, पर तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। वो कहता है देख लो तुमने कहा है बाद में मुकरना मत, और उसके ऊपर गिर जाता है। यूफे बैंकरप्ट हो गई थी। जेमो और मिस मिंग को पुलिस पकड़ के ले जाती है। जियांगशी को उसका डैड कॉल करके कहता है वो एंजिन तो क्रिमिनल था, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है और मैंने उसके साथ डील की थी, तो पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। इधर लॉयर आकर डैड के घर के साथ साथ उसकी कंपनी भी टेक ओवर करने लगे थे। वो कहते हैं पता भी है मेरी बेटी चेंग फैमिली की फियांसे है, कि नहीं तो उसे कॉल करता हूँ। जियांगशी कहते जरूरत नहीं, मैं आ गई हूँ। डैड कहते हैं चलो जल्दी से मेरी हेल्प करो वरना मैं बैंकरप्ट हो जाऊंगा। वो कहती है अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हें बर्बाद करने की ये सारी प्लानिंग मेरी तो है। तुमने मेरी मॉम को धोखा दिया था ना, उनकी पीठ पीछे मिस्ट्रेस और ये लेजिटिमेट बेटी थी। इस शौक की वजह से मॉम इतनी बीमार हो गई, पर तुमने तब भी उनकी केयर नहीं की। डैड अपनी गलती की माफी मांगते हैं। तो कहती है अब बहुत देर हो गई है, लॉयर खड़े के देख रहे हो, निकाल दो इन्हें घर से बाहर। मिस्टर चेन ऑनलाइन पोस्ट कर देता है कि जियांगशी उसकी वाइफ है। कहता है मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी हो। तो वो शर्माते उसे हक कर लेती है और वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेके ग्रैंडपा से मिलने आते हैं। तो ग्रैंडपा जियांगशी को गिफ्ट्स देते हैं। उन्होंने चेंग फैमिली की सारी प्रॉपर्टी जियांगशी के नाम कर दी होती है। तो मिस्टर चेन भी हंस रहा था, यही तो मैं चाहता हूँ। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।